6.5 बिलियन संभावित ग्राहक। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान गुरुजी के लेटेस्ट एपिसोड में। मैं हाजिर हूँ लेकर पुस्तक रिटायर यंग रिटायर रिच का नेक्स्ट एपिसोड जो है पार्ट 22। और दोस्तों, आप इस चैनल पे नए हैं और अभी तक इस बुक को अवलोकन नहीं किए हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए। रिटायर यंग रिटायर रिच नाम से प्लेलिस्ट अवेलेबल है। पार्ट 1 से लगा के पार्ट 22 तक आपको वहीं मिलेगा। पुस्तक का अवलोकन कीजिए। और उस प्लेलिस्ट में 2 प्लेलिस्ट और बना हुआ है, एक है सफलता का साधन और दूसरा है आत्मनुशासन की शक्ति। बहाना बनाना छोड़ दें। इस पुस्तक को पढ़ने से पहले मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आपने ये दोनों पुस्तक को नहीं अवलोकन किए हैं तो सबसे पहले सफलता का साधन प्लेलिस्ट में जाइए और उस कंप्लीट बुक को पार्ट वाइज पढ़िए, उसको समझने का प्रयत्न कीजिए। क्योंकि हर मनुष्य के जिंदगी में सफल होने का जो साधन है, किस तरीके से सक्सेस आपको मिलेगी, उसके बारे में डिटेल एनालिसिस इस पुस्तक में दिया गया है। और जब ये पुस्तक आप खत्म कर लें तो आप जाइए दूसरे प्लेलिस्ट में जो है आत्मनुशासन की शक्ति। बहाना बनाना छोड़ दें। और ये कमाल की पुस्तक है जो बेस्ड है आपके डिसिप्लिन पे। आपको कैसे अनुशासित रहना चाहिए, किस तरीके के अनुशासन आपके जिंदगी में, आपके बिजनेस में, आपके प्रोफेशन में जरूरत है, वो आपको सिखाएगा। और तब ये बिजनेस से रिलेटेड पुस्तक रिटायर यंग रिटायर रिच को आप कंप्लीट कीजिए। तो ये बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही वैल्यूएबल प्लेटफॉर्म है। आप इसका इस्तेमाल अपने पोटेंशियल को, अपने पावर को, अपने पराक्रम को बढ़ाने में कीजिए, अपने ज्ञान को बढ़ाने में कीजिए। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करके आप मेरा सपोर्ट कीजिए और अपने ग्रुप में शेयर कीजिए दोस्तों। और मैं किस पे वीडियो बनाऊं कमेंट करके मुझे बताइए, क्योंकि मेरे लाइब्रेरी में बहुत सारे पुस्तक ऑलरेडी अवेलेबल है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप रेशियो लागू करें और उन संभावित बाजारों पर नजर डालें जिनका दोहन किसी ऑनलाइन गेम ने नहीं अपितु किया है, तो क्या आप उस संपत्ति का मूल्य आंक सकते हैं जिसे richdad.com बना रहे हैं। आज दुनिया में लगभग 6.5 बिलियन लोग हैं। इन 6.5 बिलियन लोगों में से लगभग 2 बिलियन संभावित ग्राहक हैं। टेड टर्नर द्वारा स्थापित CNN के दुनिया भर में लगभग 30 मिलियन ग्राहक हैं। इन 30 मिलियन ग्राहकों के नेटवर्क ने टेड टर्नर को इतना अमीर बना दिया है कि उन्होंने यूनाइटेड नेशंस को $1 बिलियन का दान दे दिया है। अगर richdad.com पर हम 1 मिलियन ग्राहकों को इसमें शामिल कर लेते हैं और उनमें नाम मात्र की मासिक फीस लेते हैं तो मिटकॉफ के नियम के अनुसार richdad.com का आर्थिक मूल्य क्या होगा। और अगर ग्राहक 5 मिलियन, 10 मिलियन, 30 मिलियन हो जाए तो सवाल दरअसल यह है कि अमीर बनना सीखने के इच्छुक लोगों का विश्वव्यापी बाजार क्या है। क्या होगा जब इंटरनेट विभिन्न देशों में के लोगों के लिए अलग अलग भाषाओं का फौरन अनुवाद कर सकेगा, ताकि वे विभिन्न देशों और भाषाओं के लोगों के साथ मिलकर सीख सकें और खेल सकें। जो ऑनलाइन गेम की हमारी योजना है। निवेश बाजार में क्या होगा जब कोई वेबसाइट फिनिक्स, टोक्यो, सियोल, डेट्रॉयट, वर्जीनिया बीच, सिंगापुर, कुआलालंपुर, हांगकांग, पोर्टलैंड, दुबई, कैरो, सिडनी, पर्थ, शंघाई, जोहान्सबर्ग, फ्लोरेंस, यॉर्क, ब्रुसेल्स, साओ पाउलो, मेक्सिको सिटी, हनोई, लंदन, लीमा, टोरंटो, न्यूयॉर्क जैसे बहुत से शहरों में गर्मा गर्म निवेश प्रवृत्तियों का प्रसार करेगी। वह वेबसाइट कितने सारे लोगों को आकर्षित करेगी और तब तक बिजनेस का आर्थिक मूल्य क्या होगा। इस तरह के विश्वव्यापी नेटवर्क को बनाने में कितना खर्च आएगा? क्या उसमें उतना ही खर्च आएगा जितना रॉकफेलर, फोर्ड या टेड टर्नर को उनका नेटवर्क बनाने में आया था। richdad.com एक और नेटवर्क का लक्ष्य बना रही है और वह है शैक्षणिक संस्थान। इसमें ऐसे पाठ्यक्रम तैयार किए जाएंगे जो बच्चों को सिखा सके कि अपने पैसे की जिम्मेदारी से प्रबंधन और निवेश कैसे करना है और अपने पोर्टफोलियो का प्रबंधन कैसे करना है। इसमें हम कितने सारे शैक्षणिक नेटवर्क्स का दोहन कर सकते हैं। अगर हम दुनिया भर के स्कूल नेटवर्क्स के पाठ्यक्रम का हिस्सा बन जाएं
तो हमारा आर्थिक मूल्य कितना होगा। भविष्य में जब वर्ल्ड वाइड वेब पर बैंडविड्थ की नई टेक्नोलॉजी आ जाएगी और अगर हम ऐसा बिजनेस बना लें जिसका वेब पर निजी टेलीविजन नेटवर्क हो, तो हमारा आर्थिक मूल्य कितना होगा। मैं जानता हूँ कि यह अब भी भविष्य की बात है, लेकिन जैसा अमीर डैडी ने कहा था, तुम्हारा काम खुद को सही जगह पर रखना और तैयार करना है ताकि जब अवसर सामने आए तो तुम चूक न जाओ। उन्होंने यह भी कहा था कि एक दिन की देर होने से अच्छा है कि 5 साल जल्दी तैयार रहो। मैं अपनी बिजनेस योजना डींगे हाँकने के लिए नहीं बता रहा हूँ, या इसलिए भी नहीं बता रहा हूँ कि यह सच हो जाएगी या एक योजना है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, हर चीज योजना के अनुसार नहीं होती है। मुझे एहसास है कि हम इसे रास्ते में बदल सकते हैं या असफल भी हो सकते हैं, लेकिन जैसा आपको पता ही है, मैं पहले भी असफल हो चुका हूं और अगर मैं दोबारा असफल होता हूं तो हमारी कंपनी सुधार करेगी, सीखेगी और ज्यादा स्मार्ट तथा मजबूत बनकर उभरेगी। हमारी बिजनेस योजना बताने का उद्देश्य लीवरेज की विस्फोटक शक्ति का उदाहरण देना है, जिसे अलग अलग नेटवर्क्स के माध्यम से ज्यादा लोगों को जोड़ा जा सकता है। हम में से बहुत कम लोग उस तरह का टेलीविजन नेटवर्क बनाने का खर्च उठा सकते हैं जैसा टेड टर्नर ने किया था, लेकिन हम में से ज्यादातर लोग $500 का पुराना कंप्यूटर खरीदकर एक विश्वव्यापी नेटवर्क बनाना शुरू कर सकते हैं। कुछ सालों में जो लोग तैयार होंगे और खुद को सही जगह पर रखेंगे, वे उस विस्फोटक शक्ति का लाभ उठा लेंगे जो बैंडविड्थ अपने साथ लेकर आएगी। जो लोग नई टेक्नोलॉजी का लाभ लेते हैं वे उससे भी ज्यादा अमीर बन सकते हैं जितने टेड टर्नर टेलीविजन से बने थे, या बिल गेट्स कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से बने थे, या जेफ बेजोस इंटरनेट से बने थे। वर्षों पहले अमीर डैडी ने मुझसे कहा था, क्वाड्रेंट के बी और आई वाले हिस्से में लोग की बहुत पहुंच असीमित दौलत तक होती है। ई और एस वाले पहलू के लोग अपनी शारीरिक मेहनत की सीमाओं से बंधे होते हैं। ई और एस वाले हिस्से के लोग को बी और आई वाले हिस्से में पहुंचने के लिए पहला बदलाव तो यह करना होगा कि वे उदार बने। पहले भुगतान पाने के बजाय पहले ज्यादा लोगों की सेवा करने की इच्छा जाहिर करें। वॉलमार्ट के सैम वाल्टन को देखें, उन्होंने क्या किया था। उन्होंने तो बस बड़े डिस्काउंट स्टोर्स का नेटवर्क बनाया जिसके बदौलत लाखों करोड़ों लोगों को बेहतरीन सामान सस्ते में और सस्ते से सस्ते दामों पर मिला। इसलिए सैम वाल्टन $750 प्रति घंटे की फीस लेने वाले वकील से ज्यादा मूल्यवान थे। कुंजी उदारता है। उदारता पर एक आखिरी बात, .com दीवानगी के दौरान पुरानी अर्थव्यवस्था और नई अर्थव्यवस्था के व्यवसायों के बारे में काफी बातचीत हुई। व्यवसाय पुरानी अर्थव्यवस्था का हो या नई अर्थव्यवस्था का, सभी सफल व्यवसायियों और व्यक्तियों के कुछ निश्चित शाश्वत सिद्धांतों और नियमों का पालन करना चाहिए। उदारता का शाश्वत नियम है पारस्परिकता या लेन देन, रेसिप्रोसिटी का नियम। यह नियम कहता है दोगे तो मिलेगा। और दोस्तों, आप अपने जिंदगी में भी याद कर लीजिए, दोगे तो मिलेगा, मिलेगा तो देंगे, ये बात भूल जाइए। ये यूनिवर्सल ट्रूथ के विपरीत है, ये सत्य के विपरीत है। आप देंगे, पैसा भी कहता है आप कुछ करो तो मैं आऊंगा, लोग कहते हैं कुछ आए तो करूंगा। तो ये चीज समझ के लीजिए, अपने दिमाग के सेरिब्रल कॉर्टेक्स में फिट कर लीजिए कि आप दोगे तो मिलेगा। यह नियम यह नहीं कहता है मिलेगा तब देना। यह नियम युगों युगों से खरा उतरा है और यह भविष्य में भी खरा उतरेगा। आज यह पहले से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप अपनी और अपने प्रियजनों की देखभाल करें। लेकिन अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले ज्यादा से ज्यादा लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति के बारे में सोचना होगा। सबसे पहले यही नियम है। अमीर डैडी पारस्परिकता के नियम और इस विचार में यकीन करते थे कि बहुत से लोग अमीर बनने के सबसे अच्छा तरीका उदार बनना है। यह जीवन के बारे में उनका संदर्भ था और उनके कार्य उनके संदर्भ के अनुरूप थे। अमीर डैडी अक्सर उदाहरण देकर बताते थे कि पारस्परिकता के नियम का प्रयोग
किस तरह किया जाए। वे लगातार याद दिलाते थे कि हमें उदार बनना चाहिए। उनका कहना था, अगर आप मुस्कुराहट चाहते हैं तो पहले मुस्कुराहट दें, अगर आप प्यार चाहते हैं तो पहले प्यार दें, अगर आप समझे जाना चाहते हैं तो पहले समझें। वे यह भी कहते थे, अगर आप मुंह पर मुक्का खाना चाहते हैं तो इससे पहले किसी को मुक्का जड़ दें। अमीर डैडी न सिर्फ ज्यादा से ज्यादा लोगों की सेवा करके उदार बनने में यकीन करते थे, बल्कि अपने पैसे के साथ उदार होने में भी यकीन करते थे। वे पैसा दान देते थे, यानी टीथिंग की शक्ति का सच्चा यकीन रखते थे। इसलिए अमीर डैडी ने अपने चर्च, परोपकारी संस्थाओं और स्कूलों की उदारता से दान दिया। उन्होंने पैसा इसलिए दिया क्योंकि वे ज्यादा पैसा चाहते थे। वे अक्सर कहते थे, ईश्वर को पाने की जरूरत नहीं है, लेकिन इंसान को देने की जरूरत है। वे कहते थे, कई लोग कहते हैं कि वे अपने समय के मामले में उदार हैं क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। जो लोग अपने समय के मामले में उदार हैं, उनके पास बहुत सारा समय इसलिए होता है क्योंकि वे अपना समय देते हैं। उनके पास ज्यादा पैसा नहीं होता है क्योंकि वे पैसा नहीं देते हैं। वे पैसा इसलिए नहीं देते क्योंकि वे पैसे के मामले में कंजूस होते हैं और हमेशा डरते हैं कि पैसा पर्याप्त नहीं है। इसलिए उनका डर सच हो जाता है। अगर आप ज्यादा पैसे चाहते हैं तो समय नहीं, पैसे दें। अगर आप ज्यादा समय चाहते हैं तो समय दें। अगर इस समय आपको पैसे देने में बहुत मुश्किल हो रही है तो आप नियमित आधार पर थोड़े से पैसे दान में देना शुरू करें। हर बार जब आप देंगे तो आप सुनेंगे कि आपका संदर्भ या आपकी वास्तविकता आपसे चीख चीख कर बोल रही है। जिस पल आप अपनी वास्तविकता को खुद से बात करते सुने और इसे करीब व्यक्ति की वास्तविकता पाएं, तो यह जान लें कि आपके पास अपनी वास्तविकता को दोबारा चुनने का मौका है। जिस पल आप अपने चर्च या प्रिय परोपकारी संस्था को $1 का दान देते हैं, आपकी दुनिया बदल जाती है। जिस पल आप सचमुच बिजनेस बनाते हैं या ज्यादा लोगों को अपनी सेवाएं देने के निवेश करते हैं, उसी पल आप बहुत दौलतमंद बनने और जवानी में अमीर बनकर रिटायर होने की अपनी संभावना को हमेशा बढ़ा लेते हैं। हमारी कंपनी की नीति, आपसे जिन लोगों ने कैश फ्लो खेला होगा, उन्होंने गौर किया होगा कि कई चौकाने परोपकारी संस्थाओं या अन्य सामाजिक प्रतिबद्धता वाली चीजों के लिए समर्पित है। यह खेल अमीर डैडी के सबक को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इसके अलावा दिसंबर में छुट्टियों के समय में हमें richdad.com के हर कर्मचारी के सम्मान में उसके पसंदीदा चर्च या परोपकारी संस्था को निश्चित धनराशि दान देते हैं। हमारे कर्मचारी यह फैसला करने में हमारी मदद करते हैं कि कंपनी कहाँ दान दे। दान कंपनी देती है लेकिन कर्मचारियों के सम्मान में, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी कंपनी की सफलता पूरी टीम की कोशिशों का परिणाम है। इसलिए टीम को यह तय करने में मदद करनी चाहिए कि कंपनी दान कहाँ दे। यह हमारे प्रोडक्ट्स और अमीर डैडी के दर्शन व सबकों के बीच एक रूपता लाने का एक तरीका है। यह बहुत खुशी की बात भी है, हमने पाया है कि उदार बनने का लीवरेज सबसे अच्छे लीवरेजों में से एक है। खुद के प्रति उदारता से शुरू करें। अमीर डैडी हमेशा कहते थे, छोटी शुरुआत करो और बड़ा सपने देखो। जब आपके लीवरेज रेशियो को सुधारने की बात आती है तो अमीर डैडी की सलाह आज भी सच है। रिच डैड सीरीज की चौथी पुस्तक रिच किड स्मार्ट किड में मैंने बच्चों को 3 पिगी बैंक सिस्टम पर अमल करने की सलाह दी है। किम और मैं आज भी इस सिस्टम पर चलते हैं। एक पिगी बैंक बचत के लिए है, दूसरा निवेश के लिए और तीसरा टाइदिंग यानी दान के लिए और परोपकारी संस्थाओं में दान देने के लिए। आपका लीवरेज रेशियो 3 पिगी बैंक को जैसे आसान तरीकों में से सुधर सकता है। जब आप बैंक के हर दिन 10 सेंट, 50 सेंट या $1 डालते हैं, अगर आप हर बैंक में हर दिन $1 डालते हैं तो महीने के आखिरी में आपका रेशियो इस तरह दिखेगी। बचत 1:30, निवेश 1:30 और टाइदिंग 1:1।
30। तो दोस्तों इस तरीके का जो नियम है, इस तरीके का मैनेजमेंट है, आपको सोचना है अपने ज़िंदगी में। और ऐसे ही मैनेजमेंट सीखने के लिए आपको इसी तरह से सेल्फ मोटिवेशनल पुस्तक पढ़नी होगी। और पढ़ने का समय नहीं है तो आप हमारे YouTube चैनल पे आइए, ऐसा ही वीडियो विशेषण आपको मिलता रहेगा जो मज़ेदार कंटेंट के साथ मन भावन और समावेशी प्रक्रिया से गुजरता है और आपको एक अलग लेवल पे ले जाने के लिए दृढ़वान संकल्पित है। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करके अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए। इससे क्या होगा, मेरा भी कॉन्फिडेंस, मेरा सपोर्ट बढ़ेगा और मुझे रोज रोज देख देना अभी लेट हो जाता है, 2 दिन 4 दिन 1 हफ्ता, कभी कभी 2 हफ्ता भी हो जाता है। तो कभी कभी कॉन्फिडेंस नहीं मिल पाता है आप लोगों की इस अरुचिकर स्वभाव के कारण। तो मुझे अपना सपोर्ट प्रदान कीजिए, कंट्रीब्यूशन लाइक के माध्यम से कीजिए और वीडियो को आगे बढ़ाते रहिए। तो चलिए देखते हैं, यह बहुत बढ़िया शुरुआत है। 1 महीने में आपके रेशियो हर दिन बढ़ रहे हैं। कल्पना करें कि 30 साल में क्या हो सकता है। याद रखने वाली बात यह है कि आप सचमुच खुद को पहले भुगतान करने या अपने प्रति उदार बनने की आदत या अनुशासन को बढ़ा रहे हैं। अमीर डैडी ने कहा था, गरीब लोगों को गरीब रहने के कारण यह है कि वे खुद के साथ गरीबों जैसा व्यवहार करते हैं। और इस बात से उनका मतलब यह नहीं था कि दौड़कर बाहर जाओ और नई ड्रेस या नई गोल्फ क्लब खरीद लाओ। उनका मतलब यह था कि गरीब लोग वे काम नहीं करते हैं जो उन्हें वित्तीय रूप से समृद्ध बनाएंगे। खुद को पहले भुगतान करके आप वित्तीय दृष्टि से खुद को, अपनी आत्मा को और अपने भविष्य को समृद्ध बना रहे हैं। खंड 3, आपके कार्यों का लिवरेज। बस इसे कर दें। नाइक ने लिखा है, नाइक फेमस शूज ब्रांड है दोस्तों। इसका भी मैं एक बुक अपने लाइब्रेरी में रख दिया हूँ जो सूडॉग के नाम से है। अगर आप इसके लेखक का पूरी जीवनी पढ़ना चाहते हैं तो बोलिए, मुझे कमेंट करके बताइए। मैं सूडॉग का पूरा वीडियो विशेषण आप लोगों के लिए लाने के लिए तैयार हूँ। मैं वो चीज़ करने के लिए तैयार हूँ जिसमें आप लोगों का उत्थान हो सके, आपका जो भी ऑर्डर होगा। लेकिन आप लोग कमेंट करके मुझे बताइए, अपना इंटरेस्ट मुझे साझा कीजिए, अपना लिवरेज मुझसे शेयर कीजिए और मैं आगे करने के लिए तैयार हूँ। शब्द सस्ते होते हैं, अपनी आंखों से सुनना सीखें। काम शब्दों से ज्यादा तेज आवाज में बोलते हैं। काम शब्दों से ज्यादा तेज आवाज में बोलते हैं। व्यक्ति कहता क्या है यह देखने के बजाय यह देखे कि वह करता क्या है। अमीर डैडी। क्या हर व्यक्ति अमीर बन सकता है? मैंने एक बार अमीर डैडी से पूछा था कि क्या कोई भी अमीर बन सकता है। उनकी प्रतिक्रिया थी, हाँ, अमीर बनने के लिए इंसान को जो करना चाहिए वह ज्यादा मुश्किल नहीं है। सच तो यह है कि अमीर बनना आसान है। समस्या यह है कि ज्यादातर लोग मुश्किल तरीके से यह काम करना चाहते हैं। कई लोग जिंदगी भर कड़ी मेहनत करके अपने संसाधनों से नीचे के स्तर पर जीते हैं। वे ऐसी चीजों में निवेश करते हैं जिनके बारे में वो कुछ नहीं समझते। वे खुद को अमीर बनाने के लिए कड़ी मेहनत करने के बजाय अमीरों के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। इसके अलावा अमीर लोगों की देखा देखी काम करने के बजाय वे बाकी सबकी देखा देखी काम करते हैं। इस पुस्तक के पहले 2 खंड मूलतः प्रचुर दौलत हासिल करने की मानसिक और नियोजन प्रक्रिया के बारे में है। जवानी में अमीर बनकर रिटायर होने के लिए दोनों ही प्रक्रियाएं महत्वपूर्ण है। अगला खंड इस बारे में है कि जवानी में अमीर बनकर रिटायर होने के लिए व्यक्ति को क्या करना चाहिए और वह क्या कर सकता है। हालांकि मानसिक और नियोजन प्रक्रियाएं महत्वपूर्ण है, लेकिन अंततः महत्वपूर्ण यह है कि आप अपने ज्ञान के सहारे क्या करते हैं। जैसा अमीर डैडी ने कहा था, शब्द सस्ते हैं। अमीर कैसे बने इस बारे में बहुत सी पुस्तकें लिखी जा चुकी है। उनमें से कईयों के साथ समस्या यह है, द प्रॉब्लम विद दैट, कि वे आपको ऐसे काम करने की सलाह देते हैं जिन्हें करना ज्यादातर लोगों को अक्सर मुश्किल लगता है।
इस पुस्तक का यह खंड आसान कामों के बारे में है जिन्हें लगभग हर व्यक्ति कर सकता है। इस खंड को पढ़ने के बाद आप जान जाएंगे कि आप में बेहद अमीर बनने की क्षमता है, बशर्ते आप बनना चाहते हैं। या कम से कम 2 काम तो ऐसे पाएंगे जिन्हें आप कर सकते हैं और जो आपको ज्यादा अमीर बना देंगे, बशर्ते आप उन्हें करने का विकल्प चुनें। इस खंड को पढ़ने के बाद इकलौता सवाल यही होगा, आप अमीर बनने के लिए कितने बेकरार हैं। अध्याय 14, आदतों का लीवरेज। तो दोस्तों, इस अध्याय में हम लोग देखेंगे आदतों का लीवरेज। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट सब्सक्राइब करके अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए। और चलिए देखते हैं आदतों का लीवरेज। अमीर डैडी ने कहा था, कुछ आदतें आपको अमीर बनाती है और कुछ आदतें आपको गरीब बनाती है। गरीब लोग गरीब आदतों के कारण गरीब रहते हैं। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको बस खुद को अमीर आदतों का स्वामी बनाना होगा और उसके लिए प्रशिक्षण देना होगा। यदि आप अमीर बनने के बारे में गंभीर हैं तो आपको नीचे दिए गए काम बार बार करना चाहिए। इस समय से हमेशा के लिए जिंदगी भर तक वेस्टर्न वर्ल्ड में रहने वाला हर व्यक्ति इस सलाह का पालन कर सकता है और इसका खर्च उठा सकता है। समस्या यह है कि सिर्फ कुछ ही लोग ये काम करते हैं और बार बार करते हैं। आदत नंबर 1, एक बुक कीपर रख लें। इस पुस्तक की शुरुआत में मैंने लिखा था कि $1 मिलियन उधार लेना $1 मिलियन की बचत करने से ज्यादा आसान है। उसमें बस एक पेंच है। $1 मिलियन उधार देने से पहले आपका बैंकर यह जानना चाहेगा। क्या जानना चाहेगा? कि पैसे के मामले में आप कितने विश्वसनीय हैं। इतना सारा पैसे आपको उधार देते समय आपका बैंकर आरामदेह तब महसूस करेगा जब आपके पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रूप में साफ सुथरा प्रोफेशनल वित्तीय रिकॉर्ड होगा। ज्यादातर लोग बड़े लोन लेने की पात्रता नहीं रखते हैं क्योंकि उनके पास करीब रिकॉर्ड है। कई लोग जरूरत से ज्यादा ऊंची ब्याज दर सिर्फ इसलिए चुकाते हैं क्योंकि उनके वित्तीय रिकॉर्ड कमजोर होते हैं। रिच डैड पुअर डैड में मैंने वित्तीय साक्षरता का महत्व बताया है। वित्तीय साक्षरता का आधार फाइनेंशियल स्टेटमेंट है और आपका बैंकर आपको कोई महत्वपूर्ण रकम उधार देने से पहले यही देखना चाहेगा। भले ही आप किसी बिजनेस के मालिक न हो, लेकिन आपका व्यक्तिगत जीवन भी एक बिजनेस है और हर सच्चे बिजनेस में एक बुक कीपर होता है। इसलिए मैंने इस बात की प्रबल सलाह देता हूं कि आप एक बुक कीपर रख लें और जिंदगी भर के लिए रखें। अपनी आमदनी, खर्च, संपत्तियों और दायित्वों का सही ब्यौरा रखने के लिए बुक कीपर रखकर आप प्रोफेशनल रिकॉर्ड्स रखने लगते हैं। मैं इस बात का भी प्रबल सलाह देता हूं कि आप अपने बुक कीपर के साथ हर महीने बैठकर सारे आंकड़ों पर गौर करें। बार बार दोहराने से हम सीखते हैं। अपने मासिक आय व्यय को बार बार दोहराने और दोहराकर आप न सिर्फ एक अच्छी आदत डाल लेते हैं बल्कि आपको अपने खर्च की आदतों का भी ज्ञान होता है। आप ज्यादा जल्दी सुधार कर सकते हैं और अंततः आप अपने वित्तीय जीवन पर कंट्रोल हासिल कर लेते हैं। हम काम खुद क्यों न करें, यह काम खुद क्यों न करें, इसके लिए किसी बाहरी व्यक्ति को क्यों रखें? इसके कुछ कारण हैं। आप प्रोफेशनल बी या आई क्वाड्रेंट के व्यक्ति बनना चाहते हैं। बी और आई क्वाड्रेंट के सभी प्रोफेशनल लोगों के पास प्रोफेशनल बुक कीपर्स होते हैं। इसलिए आप अभी से अपने वित्तीय जीवन को बिजनेस मान लें, जैसा रिच डैड पुअर डैड में वर्णन किया गया है। अमीर डैडी के 6 सबकों में से एक था, अपने काम से काम रखो, और यह प्रोफेशनल बुक कीपर्स रखने से शुरू होता है। आपको यह निष्पक्ष बाहरी व्यक्ति चाहिए जो आपके पैसे और खर्चों की आदतों का निष्पक्षता से देख सके। जैसा आप जानते हैं, पैसा भावनात्मक विषय हो सकता है, खास तौर पर अगर यह आपका हो। जो व्यक्ति आपके पैसे से भावनात्मक रूप से नहीं जुड़ा है वह स्थिति को व्यवस्थित कर सकता है और आपसे स्पष्टता तथा तर्कपूर्ण ढंग से बातचीत कर सकता है। मुझे याद है कि मेरे मम्मी डैडी पैसे के बारे में बातचीत नहीं करते थे। वे तो पैसे के बारे में बहस करते थे और रोना रोते थे। यह तो निष्पक्ष धन प्रबंधन या चर्चा नहीं कर पाते थे। मेरे गरीब डैडी अपनी आर्थिक स्थिति की ओर देखना भी नहीं चाहते थे। वे अपनी वित्तीय मुश्किलों को छिपा कर रखते थे। वे इन्हें खुद से, परिवार से और बाकी सबसे छिपा कर रखते थे। बचपन में हम जानते थे कि हमारा
परिवार आर्थिक मुश्किलों में है, लेकिन हम इस बारे में बातचीत नहीं करते थे। अपनी वित्तीय समस्याओं को गोपनीय रखते थे। मनोवैज्ञानिक कहते थे कि पारिवारिक रहस्य जहर बन जाते हैं, जिसका मतलब है कि रहस्यों से पारिवारिक जीवन में जहर घुल जाता है। मैं जानता हूं कि हमारे वित्तीय संघर्षों से कितना भावनात्मक दर्द उत्पन्न होता था, जिसने गोपनीय रखे जाने के बावजूद हम सभी को सचमुच प्रभावित किया। भावनात्मक रूप से विरक्त प्रोफेशनल बुक कीपर से रखने से आप अपनी वित्तीय मुश्किलों को खुले में ला सकते हैं। अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर प्रोफेशनल बुक कीपर के साथ खुलकर चर्चा करके आप पैसे के विषय और अपने जीवन के बिजनेस को खुले में ले जाते हैं। अगर यह खुले में आ जाता है और आप अपनी वित्तीय स्थिति पर किसी प्रोफेशनल के साथ बातचीत करते हैं, तो आप वे कठोर परिवर्तन करने में ज़्यादा सक्षम हो जाते हैं जो आपको करने चाहिए। इससे पहले कि वित्तीय समस्याएं जहरीली बन जाए, अगर आप $50,000 से कम कमाते हैं और एक क्वाड्रेंट में हैं, तो प्रोफेशनल बुक कीपर की फीस $100 या $200 महीने से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मैं लोगों के मुंह से सुनता हूं कि वे इस पैसे में कपड़ों या भोजन पर खर्च करना पसंद करेंगे। इस तरह की सोच में समस्या यह है कि पैसे को भोजन या कपड़ों पर खर्च करने से आपकी धन समस्या संबंधी समस्याएं नहीं सुलझेगी और आप ज़्यादा अमीर नहीं बन पाएंगे, जैसा अमीर डैडी हमेशा कहते थे। अच्छा कर्ज भी होता है और बुरा कर्ज भी होता है। अच्छी आमदनी भी होती है और बुरी आमदनी भी होती है। अच्छे खर्चे भी होते हैं और बुरे खर्चे भी होते हैं। उन्होंने मुझे बताया था कि बुक कीपर और अन्य प्रोफेशनल वित्तीय सलाहकार रखने में खर्च होने वाला पैसा अच्छे खर्च की श्रेणी में आता है, क्योंकि यह खर्चे आपको ज़्यादा अमीर बनाएगा, आपकी ज़िंदगी को ज़्यादा आसान बनाएगा और आपको बेहतर भविष्य के लिए तैयार करेगा। अगर आप बुक कीपर का खर्च सचमुच नहीं उठा सकते हैं, तो किसी बुक कीपर को खोजकर सेवाओं का आदान प्रदान कर लें। आप उसके मकान या आंगन की सफाई कर सकते हैं और बदले में वह आपकी बुक कीपिंग कर सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात इसे करना है, कीमत चाहे जो भी हो, क्योंकि इसकी दीर्घकालीन कीमत बहुत ही ज्यादा है। जैसा अमीर डैडी कहते थे, जिंदगी में सबसे बड़ा खर्च वह पैसा है जिसे आप नहीं कमाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रोफेशनल बुक कीपर रखने से आप अपने सामने इस बात की पुष्टि कर देते हैं कि आप अपने वित्तीय जीवन को गंभीरता से ले रहे हैं। इसका मतलब है कि महीने में कम से कम एक बार या आप अपने बुक कीपर के साथ बैठते हैं, जब आप देह बनते हैं और सीखते हैं, सुधार करते हैं तथा अपने वित्तीय भविष्य को दोबारा दिशा देते हैं। रिच किड स्मार्ट किड की प्रस्तावना। आपका बैंकर तो आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट मांगता है, अमीर डैडी ने कहा था, और स्कूल छोड़ने के बाद आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही आपका रिपोर्ट कार्ड है। और स्कूल में हम कम से कम हर 3 महीने में रिपोर्ट कार्ड मिलता था। भले ही आपके ग्रेड खराब हो, लेकिन रिपोर्ट कार्ड आपको और आपके माता पिता को यह बता देता था कि आप किन विषयों में अच्छे हैं और किन में कमजोर, और इसके बाद यह आपको सुधार करने का अवसर देता था। असली जिंदगी में जिन लोगों के पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट या रिपोर्ट कार्ड नहीं है, वे सुधार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वे यह नहीं जानते हैं कि वे उस महीने, तिमाही या साल में कहाँ हैं। अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अपना रिपोर्ट कार्ड माने और फिर डट कर मेहनत करें, ताकि आपके वित्तीय रिपोर्ट कार्ड का मूल्य मिलियनों या शायद बिलियनों डॉलर में आंका जाए। इसलिए आपका बुक कीपर महत्वपूर्ण है। आपका बुक कीपर हर महीने आपको आपका रिपोर्ट कार्ड देता है। इन 3 कदमों का पालन करें। एक बुक कीपर खोजें
और उसकी सेवाएं हासिल करें। हर महीने अपनी वित्तीय स्थिति का सटीक लेखा जोखा रखें। हर महीने अपने सलाहकार के साथ बैठकर अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट की समीक्षा करें ताकि आप तत्काल सुधार कर सकें। और इस चीज़ों को एक नोटबुक में लिख लें दोस्तों। ये करना आपको भावी अमीर बनने की दिशा में पहला कदम है। आदत 2, विजेता टीम बनाएं। रिच डैड गाइड टू इन्वेस्टिंग में मैंने लिखा था कि बी और आई क्वाड्रेंट टीम के खेल है और इस क्वाड्रेंट में लोगों को इन क्वाड्रेंटों में कदम रखने में मुश्किल कई बार इसलिए भी आती है क्योंकि उन्हें इस बात का आदत नहीं है यह आदत नहीं होती है कि उनकी वित्तीय योजनाओं और निर्णयों में टीम उनकी मदद करे। बचपन में मैंने देखा था मेरे गरीब डैडी अपनी वित्तीय समस्याओं को खुद ही सुलझाते थे। अगर वे मुश्किल में होते थे तो डिनर के समय चुपचाप बैठ जाते थे। अगर वे पैसे के बारे में परेशान होते थे तो मम्मी के साथ झगड़ने लगते थे और देर रात तक अकेले बैठे रहते थे और किसी तरह महीने काट लेने की कोशिश करते थे। कई बार मैंने घर लौटने पर अपनी माँ को रोते देखा क्योंकि वे जानती थी कि हम वित्तीय मुश्किल में हैं, लेकिन वे किसी से बात नहीं कर सकते थे। पैसे के मामले में मेरे डैडी घर के मालिक थे और वे अपनी वित्तीय चुनौतियों पर कभी किसी से बातचीत नहीं करते थे। दूसरी तरफ मेरे अमीर डैडी अपने रेस्तरां में एक टेबल पर अपनी टीम के साथ बैठ जाते थे और खुलकर अपनी वित्तीय समस्याओं पर बातचीत करते थे। अमीर डैडी ने कहा था हर व्यक्ति के पास वित्तीय समस्याएं होती है। अमीरों के पास भी पैसे की समस्याएं होती है, गरीबों के पास भी होती है, कंपनियों, सरकारों और चर्चों के पास भी इसकी समस्या होती है। कोई व्यक्ति अमीर बनेगा या गरीब या इस बात से तय होता है कि वह उन समस्याओं को कितनी अच्छी तरह सुलझाता है। गरीब लोग सिर्फ इसलिए गरीब बने रहते हैं क्योंकि वे अपने पैसे की समस्याओं को गरीब तरीके से सुलझाते हैं। अमीर डैडी इसलिए अमीर बने कि वे अपनी पैसे की समस्याओं के बारे में अपनी वित्तीय टीम से खुलकर बातचीत करते थे और कहते थे कोई अकेला व्यक्ति सब कुछ नहीं जानता है। अगर आप पैसे के खेल में जीतना चाहते हैं तो आपको अपनी टीमों में सबसे अच्छे और स्मार्ट लोग चाहिए। मेरे गरीब डैडी इसलिए हारे क्योंकि वे सोचते थे कि उन्हें सारे जवाब मालूम होने चाहिए, लेकिन उन्हें नहीं मालूम थे। जब आपका बुक कीपर आपको आपका मासिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे तो उसके बाद हर महीने अपनी टीम से मिलें। हो सकता है आपको अपनी टीम में बैंकर, अकाउंटेंट, वकील, स्टॉक ब्रोकर, रियल एस्टेट ब्रोकर, बीमा एजेंट और बाकी लोगों की जरूरत हो। हर प्रोफेशनल का दृष्टिकोण अलग होता है और वह आपकी समस्याओं को सुलझाने के अलग तरीके को सुझाता है। आपको कई सलाह मिलती है, इसका यह मतलब नहीं है कि आपको उन पर अमल करना ही होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपने धन संबंधी समस्याओं को गोपनीय नहीं रखते हैं। आप अलग अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञ की राय सुनते हैं जो अपने क्षेत्र में आपसे ज्यादा स्मार्ट हैं और अंततः इसके बाद आप अपना निर्णय लेते हैं। जब लोग मुझसे पूछते हैं कि मैंने पैसे, निवेश और बिजनेस के बारे में इतना कुछ कैसे सीखा, तो मैं बस यही जवाब देता हूँ, मेरा टीम मुझे सिखाती है। मैंने स्कूल से बाहर निकलकर बिजनेस और निवेश करने के बारे में ज्यादा इसलिए सीखा क्योंकि मैं अपनी जिंदगी को स्कूल जैसा मानता हूँ। मैंने पाया है कि मैं स्कूल में बैठकर काल्पनिक समस्याओं को सुलझाने के बजाय अपनी खुद की समस्याओं को सुलझाने में ज्यादा दिलचस्पी लेता हूँ। नीचे एक उदाहरण है कि मैं सीखने के लिए अपनी टीम का प्रयोग कैसे करता हूँ। कुछ समय पहले मैं एक वकील से मिला जिसने मुझे यह समझाने की कोशिश की कि सरकारी टैक्स मुफ्त ब्रांड का प्रयोग कैसे किया जाए। इसका स्पष्टीकरण मेरे सिर के ऊपर से निकल गया क्योंकि उसकी शब्दावली में ऐसे शब्द थे जिसका प्रयोग मैंने पहले कभी नहीं किया था। सब कुछ समझने का नाटक करके समय बर्बाद करने के बजाय मैंने मीटिंग बीच में ही रोक दी और दूसरी मीटिंग तय कर ली। अगली मीटिंग में इस वकील के साथ मैं अपने अकाउंटेंट और कीम के साथ बैठा और उन दोनों ने मिलकर मुझे अपनी भाषा को मैं यह समझाया कि वह इससे क्या कह रहा है, वह हमसे क्या कह रहा है। मैंने पहले कहा था कि शब्द मस्तिष्क के औजार हैं। हर प्रोफेशन में अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल होता है। उदाहरण के लिए वकील, अकाउंटेंट्स
या बुक कीपर्स से अलग अलग शब्दों का प्रयोग करते हैं। शब्दों को पूरी तरह समझने में अपना समय लगाने और उनके अर्थ का अनुवाद कराने के बाद मैं उन शब्दों का बेहतर उपयोग कर पाया और उन्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा बना पाया। इसका मतलब यह है कि मैं अनुवादक के रूप में अलग अलग प्रोफेशनल्स का उपयोग करता हूँ ताकि मैं अपनी जिंदगी में उनके शब्दों का प्रयोग कर पाऊं। मैं जितने ज्यादा शब्द समझ सकता था और समझ सकता हूँ और उनका प्रयोग कर सकता हूँ, उतनी ही ज्यादा तेजी से मैं ज्यादा पैसे कमा सकता हूँ और मेरा वित्तीय भविष्य उतना ही बेहतर बन जाता है। उस मीटिंग में मुझे कुछ $100 की फीस देनी पड़ी, लेकिन मैं जानता हूँ कि इससे मुझे जबरदस्त लाभ मिलेगा। इससे मैं यह समझा कि सरकार से बहुत कम ब्याज दर पर करोड़ों डॉलर उधार कैसे लिए जा सकते हैं। इस विषय में मेरे वकील और मेरे अकाउंटेंट की मिलीजुली शिक्षा मेरे लिवरेज रेशियो को बहुत तेज गति से बढ़ा देगी, जैसा मैं पहले कह चुका हूँ। आप अपनी आमदनी या तो सामान्य गति से बढ़ा सकते हैं या फिर एक्सपोनेंशियल गति से बढ़ा सकते हैं। अपनी शब्दावली और समझ में निवेश करने से मेरी दौलत एक्सपोनेंशियल गति से बढ़ेगी। तो अपनी टीम बनाएं। अगर आप महंगी टीम का खर्च नहीं उठा सकते हैं तो किसी रिटायर्ड व्यक्ति को खोज लें जिसे लोगों की मदद करने और उन्हें मार्गदर्शन देने में आनंद आता हो। कई बार आपको उन्हें बस लंच कराना होगा। आप हैरान होंगे कि कितने सारे लोग को इसमें मजा आता है कि लोग उनसे उनकी जिंदगी के अनुभव पूछें और उनसे मदद मांगे। आपको तो बस उनका सम्मान करना है, बस बहस न करें और पूरे ध्यान से सुने। महीने में एक बार यह काम करेंगे तो आपका भविष्य हमेशा के लिए समृद्ध बन जाएगा। तो दोस्तों, अब मुझे दीजिए इजाजत। अगले अध्याय में हम लोग देखेंगे आदत 3। लगातार अपने संदर्भ और सामग्री को विस्तार करते रहें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। जय श्री राम। पुस्तक को पढ़िए। इस प्लेलिस्ट के जितने सारे पुस्तक हैं इंपॉर्टेंट है, अभी तक आपने उसको नहीं देखा है तो देखिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने अपने ग्रुप में फॉरवर्ड कर दीजिए और शेयर कीजिए, मेरा सपोर्ट कीजिए। अब मुझे दीजिए इजाजत। जय श्री राम, जय हिंदुस्तान।